अम्मा बापू क्यों हमें छोड़कर चले गए अकेले? कैसे रहूंगा मैं इस लालची भरी दुनिया में? मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे ओ मदन, घर से बाहर निकल, कहाँ छिपा बैठा है? जी सेठ जी, कहिए कैसे आना हुआ? कोई काम है क्या मुझसे? अरे काम वाम ने मदन, तेरे बाप ने मुझसे पैसे उधार लिए थे तेरी अम्मा का इलाज करवाने के लिए। लेकिन तेरी अम्मा तो चली गई, तो सोचा कि तेरा बाप कमा के मेरे पैसे दे देगा, लेकिन भगवान को वो भी पसंद आ गया और वो भी मर गया। अब मेरा पैसा तू देगा। सेठ जी मुझ पर रहम कीजिए, अभी 1 हफ्ते ही हुए हैं बापू को मरे, और अचानक से इतने पैसे मैं कैसे दे सकता हूँ? तो कोई बात नहीं, जो तुम्हारा खेत है मैं उसे गिरवी रख रहा हूं, और जब तक तू मेरा पैसा नहीं चुका देगा तब तक खेत मेरा रहेगा। पर सेठ जी, खेत तो मैंने पहले ही बेच दिया था बापू के इलाज के लिए जमींदार को। अब मेरे पास ये 1 घर है और 1 घोड़ा। मतलब तेरे पास अब कुछ भी नहीं है? तो तू मेरे घर चल, मेरे यहां नौकरी करेगा जब तक कि मेरे पैसे अदा नहीं हो जाते, और साथ में इस घोड़े को भी मेरे घर लेकर आओ जल्दी। मेरे दोस्त गोलू, मुझे माफ़ करना। मुझे पता है तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? धनीराम सेठ बहुत ही क्रूर और घमंडी है। अगर मैं उसकी बात ना मानी तो पता नहीं वो क्या कर देगा। तो तुम मेरे साथ उस सेठ के घर चलो। गोलू, घोड़ा और मदन दोनों सेठ के घर के लिए निकल पड़े। अरे मदन, बाप को मरे अभी 1 हफ्ते नहीं हुए और तुम खेत में काम करने निकल पड़े, कैसे बेटे हो? चंदन भाई, मेरा मन एक पैसे का नहीं है कि मैं काम करूं, लेकिन मेरे बप्पा ने सेठ से पैसे उधार लिए थे और अब मेरे पास 1 रुपए भी नहीं बचे कि मैं सेठ को उसका पैसा वापस कर सकूं। तो अब मैं सेठ के यहाँ मजदूरी करके पूरा पैसा चुका दूंगा, तभी घर वापस आऊंगा। हाँ, बहुत बढ़िया, पर ध्यान से रहना मदन, सेठ बहुत ही हरामी किस्म का आदमी है। उसके अंदर दया नाम की चीज नहीं है। आज तक जो भी सेठ के यहाँ मजदूरी किया है उसे उसने कभी भी उसकी मजदूरी नहीं दी, उल्टा उसे मारकर भगा देता है। अब जो भी होगा देखा जाएगा, चंदन भैया करना तो पड़ेगा। इतना बोलकर फिर मदन आगे बढ़ता है। अरे मदन, आ गया तू? अभी तुरंत नदी के किनारे जा, वहां पर सूखी लकड़ियां रखी हो, उन्हें बांधकर घर ले आ, तभी खाने को मिलेगा। पर सेठ जी, अभी तो मैं बहुत धूप से आ रहा हूँ और थक भी गया हूँ, तो थोड़ी देर आराम कर लूँ, फिर चला जाऊंगा। अरे आराम भूल जाओ मदन, यहाँ रहना है तो काम करना है, समझे? और मैं अब तेरा सेठ नहीं बल्कि तेरा मालिक हूँ, मुझे मालिक कह के बुलाया कर, समझा? मदन सेठ की बातों को मानकर नदी के किनारे की तरफ निकल पड़ता है। अरे क्या हुआ गोलू? रुको मत, मुझे पता है तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, तुम अब नहीं चल सकते, पर मेरे लिए चलो। घोड़ा मदन की बातों को सुनकर थोड़ी ही दूर जाता है कि अचानक से गिर पड़ता है। अरे हे भगवान, ये गोलू को क्या हो गया? ये अचानक से गिर कैसे गया? कोई तो मेरी मदद करो। गोलू उधर चिल्ला रहा था कि उसी रास्ते से एक साधु बाबा गुजर रहे थे। जब उनके कानों में ये आवाज सुनाई दी, तब उन्होंने गोलू और मदन को देखा, फिर उनके पास गए। अरे क्या हुआ बच्चा, रो क्यों रहे हो? और इस घोड़े को क्या हो गया है? अरे बाबा, इसकी तबीयत बहुत खराब है और मुझे मजबूरी में इसे लाना पड़ा, और अब इसके अंदर चलने की ताकत नहीं बची। बाबा आप ही कुछ कीजिए, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तुम चिंता मत करो बेटा, इसे मैं अभी तुरंत ठीक कर देता हूँ। बाबा के इतने मंत्र पढ़ते ही एक प्रकाश उठा और घोड़ा खड़ा हो गया। बच्चा मदन, मुझे पता है कि इस घोड़े के अलावा तुम्हारे पास अब कोई नहीं है।
अब से ये घोड़ा तुमसे बात भी करेगा और काम भी करेगा। क्या बाबा ये इंसानों के जैसा बात करेगा? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हाँ मदन, ये इंसानों के जैसे ही बात करेगा और इसकी बातें किसी को सुनाई नहीं देंगी। तुम दोनों ही आपस में बातें कर सकते हो, तीसरे व्यक्ति को इस घोड़े की आवाज सुनाई नहीं देगी। इतना बोलकर बाबा वहाँ से चले जा। हे गोलू, तुम बोल सकते तो बोल कर दिखाओ। हाँ मालिक, मैं बोल सकता हूँ। ये तो गजब हो गया, अब हम अपनी बातें बता सकते हैं। अरे अरे गोलू, एक बार फिर से बोलो। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम बोल रहे हो। अरे मालिक, मैं ही बोल रहा हूँ। अब चलो उस सेठ की लकड़ियां लेकर घर चलना है। ओहो, मजा आ गया। चलो अब। मालिक, ये रही आपकी लकड़ियां। अब मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, तो आप मुझे थोड़ा खाना दे देते तो खा लेता। क्यों मदन, भूख बहुत जल्दी लगती है। थोड़ा सा काम किया अभी और तुमको भूख लग गई। शाम को खाना मिलेगा। जाकर बैठ जाओ उस पेड़ के पास। सेठ की इतनी बात सुनकर मदन और उसका घोड़ा गोलू दोनों उस पेड़ के पास बैठकर आराम कर रहे होते हैं। तभी उसके पास एक बकरी आती है और वो कुछ कहती है। अरे ये क्या बोल रही है? गोलू, तुमको समझ में आ रहा है क्या? हाँ मालिक, ये बोल रही है कि इसका बच्चा खेलते खेलते जंगल में चला गया और फिर भेड़िया को देखकर पानी में कूद गया। अब वो निकल नहीं पा रहा है, तो आपसे मदद मांगने आई है। क्या बात करते हो गोलू, तुम तो अब सभी जानवरों की भाषा समझकर तुम मुझे बता सकते हो। चलो अब उस बकरी के बच्चे को बचाते हैं। मदन उस बकरी के बच्चे को तालाब से बाहर निकालता है कि तभी वहां पे जमींदार आ जाता है। ना बेटा मदन, तुमने मेरी बकरी की जान बचाई। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? जमींदार साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस आप मेरा खेत वापस कर दे, या तो धनीराम सेठ से मेरे बापू ने पैसे लिए थे उसे दे देते तो आपकी बहुत मेहरबानी होती है। देखो मदन, मैं अभी बहुत खर्चे में हूं, तो मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं सेठ को पैसे दे सकूं। और हां, रही बात खेत की, तो तुम कल से अपने खेत में खेती कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार साहब, आपके जैसा नेक इंसान मैंने पहले कभी नहीं देखा। इतना बोलकर मदन और घोड़ा दोनों फिर वापस उसी पेड़ के नीचे चल देते हैं। क्यों रे मदन, अभी तू गया कहाँ था? वो मालिक गांव में जो तालाब है ना, उसी में एक बकरी का बच्चा गिर गया था, तो उसी को निकालने गया था। वो अच्छा, इसका मतलब तू अब समाज सेवा भी करेगा। क्यों? किसका बच्चा था जो गया था निकालने? मालिक जमींदार के बकरी का बच्चा था। जमींदार उससे बहुत प्यार करता है। मैंने जब उस बच्चे को बाहर निकाला तो वे बहुत खुश हुए। बस अब आगे मुझे कुछ भी नहीं सुनना। आगे से ध्यान रहे, तुम मेरे नौकर हो और मैं तुम्हारा मालिक। अब मैं जो भी बोलूं तुम्हें वही करना है, समझे? जी मालिक, जैसा आप कहे। अब कहना कुछ भी नहीं है। जाओ तुरंत नदी के किनारे और लकड़ियां लेकर घर आओ। सेठ की इतनी बात सुनकर मदन घर से निकल पड़ा। क्या हुआ गोलू, तुम अचानक रुक क्यों गए? तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे नहीं मालिक, मैं सोच रहा था कि चलकर अपना खेत देखते हैं कैसा है। बहुत दिन हो गए खेत गए। जब बप्पा थे तभी उनके साथ खेत गया था। गोलू, तुम ठीक बोल रहे हो, पर सेठ का भी तो काम करना जरूरी है, नहीं तो वो शाम को खाने के लिए कुछ देगा ही नहीं। नहीं मालिक, बस चलेंगे और तुरंत ही वापस आ जाएंगे। इतना सोचकर दोनों अपने खेत के लिए निकल पड़ते।
गोलू, आज मुझे सुकून मिला कि मेरा खेत मुझे वापस मिल गया। बहुत ही जल्द हम दोनों मिलकर इसमें खेती करेंगे। हाँ मालिक, बिल्कुल ठीक, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। गोलू, चलकर उस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम किया जाए। बहुत थक गया हूँ। दोनों उस पेड़ के नीचे आराम करने लगते हैं। तभी मदन गोलू से कहता है, अरे गोलू, काश कुछ खाने को मिल जाए तो मज़ा आ जाए। बस एक आम कहीं से गिर जाए, पूरा पेट भर जाए। मालिक ये देखो, मालिक आपने आम मांगा और आम गिर गया, ये तो गजब हो गया। अरे हाँ गोलू, ये तो आम है। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि इस पेड़ में कहीं फल ही नहीं लगे और ये मुझे आम दिया। कहीं ऐसा तो नहीं ये एक जादुई पेड़ हो। चलो अब पता करते हैं। हे पेड़, मेरे घोड़े के लिए घास का एक गट्ठर दो। इतना कहते ही एक घास का गट्टर पेड़ से नीचे गिरता है। अरे ये तो सच में एक जादुई पेड़ है, इससे जो मांगो ये सब देता है। मालिक क्यों ना हम इससे लकड़ियां मांग ले और फिर यहीं से सेठ के घर निकल जाएं। अरे रुको पहले, भूख बहुत जोरों से लगी है। जल्दी से हम दोनों इसे खा लेते हैं। इधर ये दोनों खाने की सोच रहे होते हैं कि उधर से धड़ से नदी की तरफ निकल पड़ता है और फिर थोड़ी देर में उस जगह पर पहुंच जाता है। अरे मैं बहुत खोजा पर ये दोनों दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। इतना समय हो गया पर ये दोनों नालायक अभी घर लकड़ियां लेकर नहीं पहुंचे। आने दो, आज इन्हें सबक सिखानी पड़ेगी। इतना बोलकर सेठ अपने घर चल देता है और उधर मदन पेड़ से लकड़ियों के गट्ठर मांगता है। पेड़ उन्हें गट्ठर देता है। फिर उस घोड़े पर लाद कर वो दोनों सेठ के घर पहुंचते हैं। आओ आओ बरखुरदार, आपका इंतजार कर रहा था। कहाँ गए थे, सच सच बताओ, नहीं तो इस घोड़े को अभी कसाई के हाथ बेंचवा दूंगा। नहीं मालिक, ऐसा मत करो। दरअसल उस दिन मैंने बकरी का बच्चा बचाया तो जमींदार जी खुश हो गए और फिर मेरा खेत मुझे वापस दे दिए। तो मैं उसी को देखने गया था, इसलिए थोड़ी देर हो गई। क्या बात करते हो, जमींदार ने खेत वापस कर दिया, ये तो बहुत खुशी की बात है। ऐसा करो, अब तुम मेरे घर से जाओ और जब तक मेरे पैसे मुझे वापस नहीं कर दोगे तब मैं तुमसे तुम्हारा खेत नहीं दूंगा, समझे? पर मालिक, मेरे पास तो कोई दूसरा खेत है भी नहीं, तो मैं पैसे कैसे चुका पाऊंगा? अरे मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे पैसे चाहिए बस, तभी तुम्हारा खेत मिलेगा। और हाँ, एक बात तो कहना भूल ही गया, ये घोड़ा भी मेरे साथ रहेगा। नहीं मालिक, ऐसा नहीं हो सकता। ये घोड़ा जहाँ रहेगा वही मैं भी रहूंगा। बहुत खूब, फिर कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी। घोड़ा तो मेरे पास ही रहेगा, तुम भी रहो, काम करो, शाम को खाना खाकर सो जाना। ठीक है सेठ, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा, बस घोड़ा मेरे पास रहना चाहिए। इतना बोलकर सेठ वहां से चला जाता है। मालिक आज आपने मुझे बचा लिया, आप सच में बहुत ही नेक दिल इंसान। आपके जैसा इंसान मैंने पहले कभी नहीं देखा जो अपने जानवर से इतना प्यार करता हो। गोलू, आज तो ऐसी बात बोल दी, अगर दोबारा ऐसी बात बोला तो मुझसे बात मत करना। तुम एक जानवर नहीं बल्कि मेरे घर के सदस्य हो, मेरे छोटे भाई हो, समझे? ऐसे ही दोनों सेठ के यहाँ काम करते हैं और लकड़ियाँ लाने के लिए जंगल जाते और फिर जंगल से उस जादुई पेड़ के पास जाते हैं। वहाँ पर अपने खाने की चीज मांगते हैं और अंत में लकड़ी को मांगकर सेठ के घर लौट आते। ऐसे ही करते करते लगभग 1 महीना बीत गया। फिर एक दिन अपनी सेठ मालिक, मेरे दिमाग में एक बात चल रही है। जादुई पेड़ से हम जो मांगते हैं हमें देता है, पर हम इसे कभी कुछ अलग मांगे ही नहीं, रोज वही मांगते हैं। तो आज हम क्यों ना इससे कुछ सोने के सिक्के मांगे, जिसे सेठ को देकर अपना खेत भी छुड़ा ले और अपनी नौकरी भी। हाँ गोलू, तुम एकदम सही बोल रहे हो, मैं तो कभी ये बात सोची ही नहीं। चलो मांगते हैं। हे जादुई पेड़, मुझे सोने के सिक्के दो जिससे मैं अपना कर्ज दे सकूं। हे जादुई पेड़, मुझे सोने के सिक्के दो जिससे मैं अपना कर्ज दे सकूं। इतना बोलते ही पेड़ से सिक्के गिरे। तुरंत मदन सिक्के को उठाता है और फिर सेठ के घर जाकर पेड़ को पैसे दे देता है। सुनो सेठ, आज से वो खेत मेरा रहा और ये घोड़ा भी आज के तू कभी भी मेरे रास्ते में मत आना। मुखिया घर के अंदर गया और सोचने लगा। मदन ने खेत को छुड़ा लिया, पर मुझे खेत चाहिए। इसके लिए मदन को खाने में जहर मिलाकर दे दूंगा, फिर वो मर जाएगा
फिर इसकी जमीन मेरी हो जाएगी। इतना सोचकर सेठ मदन को खाना देता है। मदन जैसे ही थोड़ा खाता है, तुरंत वो जमीन में लेट जाता और मुखिया तुरंत वहां से भाग जाता है। अरे मालिक, आपको हो क्या? क्या उठिए, आप बोल क्यों नहीं रहे? क्या हुआ? गोलू को समझ में आ गया कि मुखिया ने खाने में जहर मिलाया था। वो तुरंत जंगल की तरफ भागा और फिर उस साधु के पास गया जिसने उसे जीवन दान दिया था। बाबा बचा लो मेरे मालिक को। सेठ ने उन्हें खाने में जहर दे दिया और वो मर गए। बेटा, मैं एक शर्त पर उन्हें बचा सकता हूं। तुम्हें अपनी एक प्यारी चीज मुझे देनी होगी, हमेशा के लिए। बाबा, आपको जो लगे उसे ले लीजिए, पर मेरे मालिक को बचा लीजिए। इतना कहते ही बाबा उसे एक दवा देते हैं और कहते हैं, जा घोड़े, आज से तू बोल नहीं पाएगा। घोड़ा तुरंत अपने मालिक के पास आता है और फिर उसे दवा खिला देता है। तुरंत मदन खड़ा हो जाता है। अरे गोलू, मैं तो सो गया था क्या खाते खाते। मैं भी बहुत भुलक्कड़ हूँ। रुको, अभी खा लूँ, नहीं तो सेठ आकर डांटेगा। इतना सुनते ही घोड़ा तुरंत मदन को रोकना चाहा, लेकिन वो बोल ही नहीं पा रहा था क्योंकि बाबा ने उसकी आवाज छीन ली थी। अब गोलू केवल मदन के सामने जाकर खड़ा हो जाता और उसे खाना खाने ही नहीं दे रहा था। अरे गोलू, तेरा दिमाग खराब है क्या? जब मैं खाना खाने के लिए जा रहा हूँ तो तू मुझे रोक क्यों रहा है? मदन की इतनी बात सुन के घोड़ा कुछ बोलता नहीं, बस मदन के सामने जाकर खड़ा हो जाता। अरे गोलू, अब क्या हो गया तुम्हें? बोल क्यों नहीं रहे? मुझे भूख लगी है, खाने दो, नहीं तो गुस्सा भी लग रही है मुझे। अरे गोलू, अब क्या हो गया तुम्हें? बोल क्यों नहीं रहे? मुझे भूख लगी है, खाने दो, नहीं तो गुस्सा भी लग रही है मुझे। घोड़ा इतनी बात सुनकर फिर भी खड़ा रहा। क्या चाहता है गोलू, मैं खाऊं ना? किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहा? बोल, ऐसा क्या चीज़ है जिसे मैंने तुझे दिया नहीं जो आज तू मेरे साथ ऐसा कर रहा है? अगर तुझे खाना खाना है तो खा ले, नहीं तो है मेरे सामने से हट जाओ, मुझे खाने दे। घोड़ा मदन को बहुत समझाना चाहता, पर वो बोल ना सका और चुपचाप खड़ा रहा। ठीक है गोलू, अगर तेरी यही मर्जी है तो मैं जा रहा हूँ और मेरे पीछे पीछे मत आना। तुझे मेरी कसम, अगर तू मुझे दोबारा अपनी शक्ल दिखाया तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। इतनी बात बोलकर मदन वहां से चला और इधर घोड़ा मन में सोचता है, अब कैसे बताऊं कि मेरी बोलने की शक्ति खत्म हो गई। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं लालची हो गया हूं तो कोई बात नहीं। अगर इस लालचपन से आपकी जिंदगी बचती है तो इस लालच को मैं स्वीकार करता हूं। इधर घोड़ा सोच ही रहा होता है कि उधर मदन गुस्से में उस घने जंगल में चला जाता है और जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अरे मालिक रुकिए, मैं मदन। अरे भगवान, ये तो आवाज मदन की है और ये मुझे बुला रहा है। मैंने इसे खाने में जहर दिया था और ये मरकर भूत बन गया। अब ये मुझे बुलाकर मारना चाहता है। मैं रुकने वाला नहीं। सेठ को लगा कि मदन भूत बन गया और वो आगे बढ़ने लगा, लेकिन मदन सेठ से काम पूछना चाहता था और वो भी सेठ का पीछा करना शुरू कर दिया। सेठ ने अपनी चाल दुगनी की और जल्दी से घर पहुंच। अरे भगवान, आज तो बाल बाल बचाऊं, नहीं तो मेरी मौत आज पक्की थी। क्या हुआ जी, आज इतने डरे हुए क्यों लग रहे हैं? कोई बात हो गई क्या? अरे कुछ नहीं भाग्यवान, बोलो मत। जो मदन था ना, उसकी जमीन हड़पने के चक्कर में मैंने मदन को खाने में जहर दे दिया और वो उस खाने को खाकर मर गया। तो जब मैं अभी नदी से होकर घर आ रहा था तभी मुझे मदन बुला रहा था, लेकिन मैं रुका नहीं, तुरंत घर आया। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, नहीं तो गोलू मदन के साथ जरूर होता। आज देखा गोलू भी उदास बाहर खड़ा था और ये बातें सुनकर मुझे बहुत डर लग रहा है। अब क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे भगवान, कुछ करो, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। अगर मैं मर गया तो ये पूरी संपत्ति पानी में डूब जाएगी। कोई तो उपाय बताओ। हम क्या बोले, जब हम छोटे थे तब हमारे यहाँ एक भैरव तांत्रिक रहता था जो भूतों प्रेतों को भगा देता था, लेकिन अब वो बूढ़ा हो गया है। अरे तो बुढ़ापे से क्या मतलब, ज्ञान तो वही रहेगा। अभी तुरंत चलो उस तांत्रिक के पास।
बाबा मुझे बचा लो, नहीं तो मार डालेगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने उसे खाने में जहर दे दिया और वो खा के मर गया। अब वो भूत बन गया है। अब मुझे बहुत डर लग रहा है बाबा। अरे बच्चा, डर की ऐसी की तैसी ना कर दी तो कहना। मैं भले ही 70 साल का हो गया, लेकिन जोश जज्बा अभी भी 20 साल वाला है। जब भूत मेरे सामने आते हैं ना, तो उनकी पैंट गीली हो जाती है। तो बाबा चलिए, तुरंत चलिए, मेरे घर चलिए और उस भूत को भगा दीजिए। अरे बेटा, मैं ऐसे नहीं जा सकता। मेरा एक नया चेला है जिसका नाम बिरजू है। छोटे मोटे भूतों को तो वही पकड़कर मार देता है। तो बाबा आप नहीं चलेंगे क्या? नहीं बच्चा, मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, छोटे मोटे भूतों के लिए वही काफी है। तुम दोनों में से एक लोग जाओ और बगल में एक तालाब है, उसके किनारे वो बैठा हुआ है, उसे बुलाकर लाओ। ठीक है बाबा, मैं जा रहा हूं। कि भूतों को मामा पीना राजा, कहाँ है तू काली चुड़ैल, यहाँ जा। बैठी किनारे पर मैं बुलाऊं, आजा तुझे मेवा मिठाई खिलाऊं। अरे भैया, आप बिरजू है क्या? मैं बिरजू नहीं हूँ मूर्ख प्राणी, मेरा नाम बाबा बिरजू है, समझे। मेरे क्रोध से भूत प्रेत की पैंट गीली हो जाती है। हाँ बिरजू बाबा, मैंने आपके किस्से सुन लिया है, लेकिन आप कपड़े से बाबा नहीं लगते। अरे बच्चा, अभी मुझे एक ही हफ्ता ही हुआ है इस ग्रुप में आए। इससे पहले मैं लेबर चौक में मजदूरी करने जाता था, तभी मेरी मुलाकात दाबा से हुई। तभी से उन्होंने मुझे अपना चेला बना लिया और अब मैं भूतों से बात भी करता हूँ। अरे तो बिरजू बाबा, चलो तुरंत अपने गुरु के पास और उनसे आज्ञा लेकर मेरे घर चलो, नहीं तो वो मुझे मार डालेगा। अरे डबो नहीं बच्चा, मैं तुरंत गुरु से मिलकर तुम्हारे घर चलूंगा और फिर उस भूत को उल्टा लटका कर मारूंगा। चलो अब। गुरुजी, आपने मुझे याद किया, बोलो जो बोलना है, क्योंकि मेरा खून अभी उबल रहा है और जब तक मैं उस भूत को नहीं पकड़ लेता तब तक ये ऐसे ही उबलते रहेगा। बिरजू, तुम्हारा यही जुनून मुझे अच्छा लगता है। अब जाओ इस सेठ के साथ और उस मदन भूत को पकड़ कर लाओ। बिरजू चेला भैरव तांत्रिक का कहना मानकर सेठ के साथ उसके घर आता है। सेठ, इतना बड़ा घर देखकर मुझे लग रहा है कि 2 महीने लगातार काम किए होंगे मजदूर। अगर तू मुझे बुला लिया होता तो कुछ पैसे कमा लिया होता। अरे बिरजू बाबा, आप भूल गए कि आप भैरव तांत्रिक के चेले हैं। अब आपका काम भूतों को भगाना है, कोई मजदूरी नहीं। आपकी इस तरह की बातों को देखकर मुझे लग नहीं रहा कि आप भूतों से बात कर लेते हैं। अरे क्या बात करता है सेठ। बस तू मुझे बता दे भूत रहता कहाँ। मैं अभी गया और उसकी गर्दन पकड़ के उसको लेके आया। ठीक है बिरजू बाबा, मैं आपको बता रहा हूं, पर मैं साथ जाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। तो सुनो, गांव के बगल एक नदी है। उस नदी के पहले एक छोटा सा जंगल है। उस जंगल में एक पेड़ के नीचे मदन मुझे बैठा दिखाई दिया। इतनी बात सुनकर बिरजू तांत्रिक उस जंगल की तरफ निकल पड़ा और थोड़ी देर में उस जंगल में पहुंच गया। अरे भगवान, इस जंगल को देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं इस जंगल में कोई जंगली जानवर रहता हो। ये कौन है आ रहा है भाई? मुझे चलकर उससे बात करनी चाहिए। अरे भाई, आपसे कुछ पूछना था कि इस जंगल में कोई भूत रहता है क्या कहीं? मुझको उससे बात करनी है। क्या बात करते हो भूत? मैंने तो पहले कभी देखा ही नहीं, और अगर होता भी तो मैं इधर से ही रोज अपना काम करके आता हूँ। मुझे तो कभी दिखा ही नहीं। अच्छा, तो इसका मतलब तूने कभी भूत देखा ही नहीं? हाँ, शक्ल से ही देखकर पता लग रहा है कि बेवड़ा हो। अरे जबान संभाल कर बात कर, जब मैं प्यार से बात कर रहा हूँ तो तू रुबाब में बात कर रहा है। अरे नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है, आप तो गुस्सा हो जाते हैं। अच्छा ये बताइए, आप यहाँ कर क्या रहे हो? कुछ नहीं। दरअसल मैं बगल वाले गांव से हूँ। मैं सेठ के यहाँ नौकरी करता हूँ और गुस्से में अपने घोड़े को भला बुरा बोल दिया और वो पता नहीं कहाँ चला गया। उसी को ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा।
तुम सेठ के यहाँ काम करते हो, कहीं तुम्हारा नाम मदन तो नहीं? हाँ, मेरा नाम मदन है। क्या हुआ, तुम मुझे जानते हो क्या? अरे मोरे मम्मी भागा। अरे सेठ, मेरे बस की बात नहीं है। वो तो खुलेआम घूम रहा है, मुझसे बात भी किया, अब मेरे बस का नहीं है। जा रहा हूँ, अब भैरव तांत्रिक को बुला के ला रहा हूँ। इतनी बात बोलकर बिरजू भैरव तांत्रिक को बुलाने चल देता है और इधर मदन घोड़े को खोजते खोजते सेठ के घर के पास आता है। अरे ओ मालकिन, यहीं पर मेरा घोड़ा गोलू था। पता ही नहीं कहाँ यहाँ से चला गया, मिल ही नहीं रहा। क्या तुम्हें पता है? अरे ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरे घर तक आ गए। अरे भगवान बचाओ मुझे, भागो यहाँ से। अरे बाबा, मदन कोई छोटा मोटा भूत नहीं, बहुत बड़ा भूत है। वो तो दिन में भी टहलता है और बातें भी करता है। क्या बात करते हो बच्चा, मुझसे बड़ा कोई भूत नहीं। चलो मुझे लेकर अभी बताता हूँ उस। क्यों रे सेठ, कहां पर है भूत? ले चलो मुझे। बाबा वो सामने पेड़ के नीचे बैठा है। रुको, मेरे साथ कोई आना मत, मैं अकेले जाऊंगा उसके पास। क्यों रे मदन, गांव वालों को चूतियां क्यों मना रहा है? जब तू जिंदा है तो मरने का नाटक क्यों कर रहा है? क्या बाबा, मैं मरने का नाटक कर रहा हूँ? ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। तूने उस दिन उस खाने को खाया था या नहीं? नहीं, मेरे घोड़े ने मुझे खाने ही नहीं दिया। वो मेरे सामने आ जाता था जैसे वो खाने को मना कर रहा हो। हाँ, तो तेरा घोड़ा समझदार था। सेठ ने उस दिन उस खाने में जहर मिलाया था ताकि तू मर जाए और तेरी संपत्ति सारी हड़प ले। अरे भगवान, ये क्या बोल रहे हो बाबा? इसका मतलब मेरा घोड़ा, मेरा गोलू मुझे बचा रहा था और मैं खामखा उसे गलत समझ लिया। रुको, मेरे पास एक आइडिया है। सेठ तुझसे माफी भी मांगेगा और आज के बाद वो सुधर भी जाएगा। भैरव तांत्रिक ने मदन को एक आइडिया दिया और फिर वे दोनों सेठ के पास गए। सुन रे सेठ, तेरी गलती की वजह से ये मरा, लेकिन ये पूरी तरह नहीं मरा है। ये जब तक तुम्हारा पूरा साम्राज्य, धन दौलत, शानो शौकत सब कुछ बर्बाद ना कर देगा, तब तक चैन से नहीं बैठेगा। अरे बाबा, इसका कोई तो उपाय होगा। ऐसा मत करो, मैं आपसे वादा करता हूं, आज के बाद मैं किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करूंगा। ठीक है। मैं भी इसे फिर से इंसान बना देता हूं। भैरव तांत्रिक ने झूठा मंत्र पढ़ा और फिर एक प्रकाश उठा। तब सेठ को लगा कि मदन फिर से एक इंसान बन गया और वो अपनी गलती मानता है। फिर मदन उसे माफ कर अपने घोड़े की तलाश में निकल पड़ता है। थोड़ी दूर जाता है कि उसे उसका घोड़ा दिखाई देता है। गोलू भाई, मुझे माफ कर दो यार। मैं समझ गया हूँ कि तूने ही मेरी जान बचाई और मुझे ये भी पता है कि अब तुम बोल नहीं सकते। मदन इतना बोलकर गोलू के साथ उस जादुई पेड़ के पास जाता है और उसे पेड़ से खूब सारा धन मांगकर एक अच्छा सा नया घर बनवाता है और फिर अपने जीवन में खुशी खुशी